खंड 2 जी नहीं, संस्थान द्वारा अस्पताल परिसर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया है एवं ट्रीटेड पानी का उपयोग अस्पताल परिसर में बागवानी हेतु किया जाता है। साथ ही बरसाती पानी की निकासी हेतु संस्थान की दीवार से लगते हुए प्रकृति कच्चे नाले में पाइपलाइन द्वारा निकासी की व्यवस्था की गई है। उपखंड अधिकारी उदयपुर की मौका मुआयना रिपोर्ट परिशिष्ट 1 पे संलग्न है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है उससे मैं संतुष्ट हूँ, मगर इस प्राकृतिक नाले को इस परिसर में से जो निकल रहा है उसको ओपन नहीं रख के इसको पाट दिया है और पाइप द्वारा पानी ले जाने की वजह से रोड पर पानी भरता है, क्योंकि पर्याप्त निकासी उसमें नहीं है। वो रोड पर पानी निकलकर टोटल खेतों में जाता है वो पानी। इसलिए क्या इसको बड़ा करके ओपन करके या पूरी कैपेसिटी के हिसाब से इस नाले को बनवाने का विचार है? माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो GBH मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का ओनरशिप के अंडर है। हमारे विभाग ने 2015 में NOC इनको जारी की और एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट हमने प्रदान कर दिया। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी इनको पूरा चेक करके इनको NOC दी गई। फायर डिपार्टमेंट ने भी NOC 4/5/24 को दी, जो वैलिड है 3/5/25 तक। पंचायत बादवास के अंदर इसी संस्था को NOC पंचायत ने देकर स्थापना से पहले दी थी। अब जितने भी पैरामीटर्स हैं वो इस संस्था ने फुलफिल कर लिए हैं। अभी इनकी माननीय विधायक महोदय की शिकायत पर SDM ने भी जाके वहाँ पर जानकारी की और उसने पाया कि जो उन्होंने पाइपलाइंस लगाए हैं वगैरह, उसकी रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने कोई भी उल्लंघन नहीं किया है। सो मेरा यही अर्ज है कि इसके अंदर ग्राम पंचायत, पोल्यूशन बोर्ड और मैं कलेक्टर को भी हम कह देंगे कि एक बारी दोबारा जांच करा के और आपके जितने भी आप इश्यूज रेज करते हैं वो कलेक्टर के कमेटी के अंदर इसको रिव्यू कर लिया जाए ताकि इसका आपकी जो समस्या दूर हो। ठीक है। दूसरा सर, ये जो पानी जो निकल रहा है उसकी बाउंड्री के बाद में जो किसानों की खेती में से वो नाला जा रहा है। अब मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी अध्यक्ष महोदय, मगर इसका समाधान नहीं हुआ था। पूर्व सरकार ने इसका समाधान ये कहा कि साहब हमारी ज़मीन नहीं है, पंचायत की ज़मीन है। पंचायत के पास इतना बजट नहीं है जो उस नाले को प्राकृतिक नाले तक पहुंचा दे। पूरा नाला एक प्राकृतिक नाली के रूप में है, उसको न तो हॉस्पिटल वाले बना रहे हैं न UDA बना रहा है। ये किसानों के पास और पंचायत के पास बजट नहीं होने की वजह से या तो CSR से इस नाले को बनाए या UDA बनाए। प्रश्न पूछो। प्रश्न यही है कि इस नाले को कंप्लीट कराकर प्राकृतिक नाले तक पहुंचाने का विचार आगे रखते हैं कि नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, बेसिकली मैंने पूरा तो जवाब आपको दे दिया है, सब कुछ मैंने समझा दिया है। अब ये हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के परव्यू में, जुरिस्डिक्शन में नहीं है। ये कोई अगर इलाज के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो हम पिक्चर में आते हैं। NOC इन्होंने पोल्यूशन से भी ली है, हमारे डिपार्टमेंट से भी ली है, SDM ने भी कर दिया है। तो मैंने आपको पहले भी आपको माननीय महोदय को बताया कि हम कलेक्टर को बोलेंगे दोबारा जांच कर लें। आप भी स्वयं उनसे आप जाके मिल लें अपनी ग्रीवेंसेस। तो ये जो पंचायत का इशू और ये जो कलेक्टर के अंडर है, डिपार्टमेंट से संबंधित तो वहाँ बता दें। हाँ, आपको वैसे तो माननीय सदस्य यहाँ उठाते हैं तो उनको कलेक्टर से या किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ मुद्दा आया है, माननीय मंत्री जी भी मान रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, क्या सरकार जिन जिन विभागों का इसके अंदर रोल है उन विभागों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इसकी जांच कराना चाहती है? और दूसरा, जिन लोगों ने NOC दी है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हैं, अगर NOC दी है और पानी वहाँ भर रहा है तो NOC गलत दी है, तो क्या सरकार इस पूरे मामले की जाँच कराएगी कि NOC दी गई है तो गलत दी गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, अरे शांत रहिए, आपके मंत्री जी बोल रहे हैं।
बात से ही दिक्कत है ना, तो क्वेश्चन लगाने छोड़ दो। उत्तर आ गया, उत्तर आने क्वेश्चन दीजिए। लगाने छोड़ दो, जितने क्वेश्चन लगाओगे उतनी तुम्हारी ये सारी स्थिति है क्लियर होगी। अरे माननीय उत्तर दीजिए। अरे आपके मंत्री बोल रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये प्रतिपक्ष के नेता अरे मंत्री जी बोल रहे हैं। अरे मंत्री जी बोल रहे हैं आपके। एक मिनट रुको। अरे माननीय सदस्य, आपके मंत्री बोल रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता हर प्रश्न में प्रश्न अरे आपके मंत्री बोल रहे हैं हर प्रश्न में प्रश्न अभी तो इनको सक्षम है उत्तर दे देंगे। माननीय मंत्री सक्षम है उत्तर दे देंगे। माननीय मंत्री महोदय, लीडर ने ऑपोजिशन ने ये बोला कि मंत्री जी मान रहे हैं, मैंने तो देखा नहीं। हम जो चेकिंग हुई है जिस आधार पे हुआ है इसकी दोबारा जांच करा लेंगे हम। आप सही बोल रहे हैं कि जो एनओसी किसने दी, इसके अंदर जो आपके पोल्यूशन बोर्ड में कैसे इसको दिया गया, अभी एसटीपी प्लांट है, इसकी पूरी जांच करी आप जांच करवा देंगे। अगला प्रश्न श्री केसाराम चौधरी। प्रश्न संख्या 71। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, बैठिए। प्रदेश में संचालित अरे उत्तर सुनिए। समस्त राजकीय विद्यालयों की सूचनाओं का संधारण ये नहीं शाला चलेगा। दर्पण पर आप बोलिए, आप बोलिए। पोर्टल के माध्यम से उत्तर किया सुनिए। जाता है। तथा निजी विद्यालयों की समस्त प्रश्नकाल सूचनाओं का में कुछ नहीं होगा। संधारण ऑनलाइन प्रश्नकाल प्राइवेट में स्कूल कुछ नहीं। पोर्टल के माध्यम से बैठिए। किया जाता है। बैठिए। इसके द्वारा विद्यालय छात्र, विद्यार्थी तथा योजना डोमेन में विभिन्न सूचनाओं का संधारण ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। नियमों में आइए। ये प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल बैठिए। बैठिए। खंड 2 माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, शाला ये दर्पण जो पोर्टल एवं प्राइवेट स्कूल प्रश्नकाल है, दूसरे सूचनाएं खंड में दिया है, जी ऑनलाइन नहीं। उपलब्ध है। वो प्रश्नकाल सूचनाएं है। विद्यालयों से वंचित बैठिए। विद्यालय से लिखित रूप बैठिए। से प्रश्नकाल नहीं है। मांगी जाती ये है, प्रश्नकाल है। नहीं सॉरी, मांगी ये जाती प्रश्नकाल है। ये आप बोलिए। आप अपना हो गया सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा प्रश्न, प्रश्नकाल आपका उत्तर हो गया। केसाराम चौधरी, पूरक प्रश्न। आप तो पूरक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इनके पुराने पाप है और ये पाप को छुपाना चाह रहे हैं। आदिवासियों के दुश्मन ये है। मेरे पास ये नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पड़े हैं, कांग्रेस जिसमें के लोग सूचनाएं आदिवासियों गलत तरीके को से हिंदू नहीं मानते हैं। ये मानते हैं और शिक्षा कांग्रेस व्यवस्था देश को खराब हो रही तोड़ने है। कर रही है। एकदम नीचे बैठिए। नीचे जाओ, नीचे जाओ। ये कांग्रेस देश को तोड़ने का यत्न कर रही है। ये कांग्रेस क्या बात कर रहे हो? पूरा प्रश्न। माननीय ये तुम्हारे पाप है, ये आपके पाप हैं। ये मेरे पास आपके जवाब है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपने दूसरे मैं आपको खंड करूंगा, में फिर बाहर जाओगे। जी नहीं कहा है, मगर ये पूर्ववर्ती सरकार ने इस तरह के जो बाहर जाएगा वो, ऊपर चढ़ोगे तो। सूचनाएं मांगी है वो लिखित में मांगी है। अगला प्रश्न श्री जबर सिंह सांखला। अगला प्रश्न संख्या 784। प्रश्न पुकार लिया है, सब जाइए। अध्यक्ष महोदय, इनको बाहर निकालो। जाइए। अगला प्रश्न हो गया है। अगला प्रश्न है श्री जबर सिंह सांखला। 784। बैठिए। प्रश्न, अरे प्रश्नकाल चलने दो भाई। बैठिए। प्रश्न संख्या 784। अब अगला प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, आपका प्रश्न। प्रश्न संख्या 784। माननीय मंत्री महोदय, बैठिए, बोलिए। अगला मंत्री महोदय। प्रश्न संख्या 784 का खंड फर्स्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, किसी स्थान पर नवीन न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड के अनुसार
उस क्षेत्र के 1000 से 1200 प्रकरण लंबित होने पर, सबका धन्यवाद, तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है। वर्तमान में आसीन मुख्यालय पर एडीजे कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार उच्च न्यायालय में विचारार्थ लंबित नहीं है। बोलिए, आप अपने जारी रखो। माननीय मंत्री महोदय जारी रखो। भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड के अनुसार आसीन क्षेत्र के 1000-1200 प्रकरण लंबित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के होने पर ही न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। खंड 2, किसी स्थान पर नवीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड के अनुसार उस क्षेत्र के 1700 से 2000 प्रकरण लंबित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है। वर्तमान में बदनौर मुख्यालय पर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में विचारार्थ लंबित नहीं है। भविष्य में चलिए, हो गया। भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड के अनुसार बदनौर क्षेत्र के 1200-2000 प्रकरण लंबित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही न्यायालय के स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा। धन्यवाद। माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा, ये बात सही है कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 1000 से 1200 प्रकरण वहाँ होंगे तभी जाकर के ये एडीजे आप खोल सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 500 से ज़्यादा मुकदमे वहाँ पेंडिंग है, प्रकरण लंबित है। क्या मंत्री महोदय आसिंद में एडीजे कोर्ट की जगह एक कोर्ट कैंप चालू करने का प्रयास करेंगे क्या? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्थान पर आसीन में न्यायालय में पेंडिंग प्रकरणों की संख्या बहुत कम है, पर फिर भी दूरी को देखते हुए, स्थान की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए इस संबंध में विचार किया जाएगा कि कैंप कोर्ट खोलना जा सकता है नहीं, इसका पूरा परीक्षण किया जाएगा और यथासंभव कोशिश करेंगे कि अगर फिजिबिलिटी बराबर है, प्रकरण है, दूरी है, तो कैंप कोर्ट खोलने के लिए विचार किया जा सकेगा। ऐसा हम आश्वासन में विधायक महोदय को देता हूँ। और कोई पूछना है? धन्यवाद अगला अध्यक्ष महोदय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 692। कैलाश वर्मा। माननीय मंत्री महोदय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 गौशालाओं हेतु भूमि आवंटन के संबंध में राजस्थान भू राजस्व गौशालाओं को भूमि आवंटन नियम 1957 में प्रावधान किए गए हैं। नियमों की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2, जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं के लिए अनुदान राशि दी जाती है। जी हाँ, चारे की बढ़ी हुई दरों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से गौशालाओं में संधारित गोवंश के भरण पोषण हेतु दी जा रही सहायता राशि की अवधि 180 दिवस से बढ़ाकर 270 दिवस की जा चुकी है। वर्तमान में बड़े गोवंश हेतु 40 रुपये और छोटे गोवंश हेतु 20 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से सहायता राशि 270 दिवस की दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही गौशालाओं में अंधे एवं अपाहिज गोवंश तथा नंदीशालाओं में संधारित नर गोवंश को वर्ष भर की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। पात्र गौशालाओं का अनुदान वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार बढ़ाया जाता है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विगत वर्षों में
गौ सेव के रूप में स्टाम्प ड्यूटी पर कितनी राजस्व राशि के रूप में प्राप्त हुई तथा प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत राशि गौ कल्याण के लिए खर्च हुई? पहला क्वेश्चन। इसके बारे में पूरक क्वेश्चन, क्योंकि जिस तरीके का पूरे राजस्थान के अंदर पंचायत स्तर के ऊपर गौशालाओं का अनुदान और गौशालाओं का रखरखाव, भूमि आवंटन से लेके हम पंचायत स्तर के ऊपर कलेक्टर से यहाँ से गौशालाओं को जो अनुदान मिलता है, ये सब कुछ होने के बाद में अगर सरकार गौ सेवा राजस्व 100% उपयोग हेतु गौ कल्याण के लिए विचार रखती है, तो फिर पंचायत स्तर के ऊपर जो जमीन अलॉटमेंट होती है, सब लोग कहते हैं कि आज दिन तक जितनी सरकार है, आज़ादी के बाद में जितनी सरकारें आई है गई है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हर सरकार ने किसी न किसी प्रकार की फ्लेक्सी